वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लॉयर स्ट्रगल। और आज हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसका नाम है क्रिटिकल थ्योरी। बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज़ करती है सोसाइटी को। और क्रिटिकल थ्योरी का मेन जो मकसद है वो सोसाइटी के ऐसी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना है जो सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है, या फिर जो क्रिटिकल लीगल थ्योरिस्ट या फिलोसोफर समझते हैं कि ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। तो हम जो अपने कोर्स में क्रिटिकल लीगल थ्योरी डिस्कस करते हैं वो कार्ल मार्क्स की है। उसके अलावा भी काफ़ी क्रिटिकल थ्योरीज़ हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, जिसका मतलब इंट्रोडक्शन। तो क्रिटिकल थ्योरी सबसे पहले जो है वो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन मतलब कार्ल मार्क्स की ट्रेडिशन कहलाई जाती है। और सबसे पहले फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजिस्ट ने 1930s में इसको जर्मनी के अंदर इसका काम शुरू किया था। तो ये कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड के जो है आइडियाज़ पे बेस करती थी, ठीक है। तो क्रिटिकल थ्योरी का मेन जो मकसद था वो सोसाइटी के इल्स को जो है वो उनका हल निकालना और उनको क्रिटिसाइज़ करना था। 1923 के अंदर फेलिक्स वेल एक ऐसा बंदा था जिसने जो है एक इंस्टीट्यूट जो है मार्क्सिस्ट स्टडी का जो है जर्मनी के अंदर कायम किया। लेकिन उसने जो इंस्टीट्यूट कायम किया उसके लिए उसने एक फंड भी किया। और उसके अलावा 1933 के अंदर जो है वो जो नाजिस, जो उस वक्त हिटलर का दौर था, क्योंकि हिटलर डिक्टेटरशिप कर रहा था, तो जो क्रिटिकल लीगल थ्योरी थी उसका जो फोकस था वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ था। तो जो नाजिस थे, जो हिटलर की लोग थे, जो हिटलर की आर्मी थी, उन्होंने जो है वो इनको जर्मनी से जो है एक्साइल कर दिया और इनकी जान के, इनके खून के प्यासे हो गए। तो इनको मजबूरन, ज़्यादातर ये जो क्रिटिकल थ्योरी के जो थे कार्ल मार्क्स के समेत, ये सारे यहूदी थे, जूस थे। तो इनको जर्मनी छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा, या फिर नॉर्थ में जाकर इंग्लैंड वाली साइड पे ये यहूदी चले गए थे जर्मनी छोड़ के। तो ये थी हिस्ट्री। लेकिन अब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो उसके बाद ये जो अमेरिका जो चले गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर इस स्टडीज़ को जारी रखा। तो वहाँ पे सेकंड जनरेशन भी आई हैबरमास की तरफ से, और इधर काम जारी रहा। उसके बाद ये बहुत अरसे के बाद ये जो वापसी है जर्मनी के अंदर, इन्होंने फिर अपनी जो है क्रिटिकल थ्योरी की बेसिस और स्टडीज़ वहाँ पे फिर शुरू की। तो क्रिटिकल थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ सोसाइटी दैट यूटिलाइज टोटलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब ये ऐसी सोसाइटी की थ्योरी है जो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलती है कि ये टोटलिटी है, मतलब इसके अंदर हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। इकॉनमी हो गई, रिलीजन होगा, मतलब हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है। जो चीज़ सोसाइटी का इल समझा जाता है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। टोटलिटी का ये मकसद है। इट इज़ इंट्रिंसिकली ग्लोबल, मतलब ये ग्लोबली अप्लाई हो सकती है, हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक। ड्यू टू डेफिसिट ऑफ सोशल रिसर्च एंड एलाबोरेशन ऑफ न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन द डोमेन ऑफ सोशल थ्योरी, इट इज़ क्रिटिसाइज। और अब सोशल क्रिटिकल थ्योरी के भी कोई क्रिटिक्स हैं जो कि सोशल क्रिटिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो किन बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं? वो इन बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो सोशल थ्योरी है, क्रिटिकल थ्योरी है, वो सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है, जस्ट अ पेपर वर्क है। सबसे पहले इसकी क्रिटिसिज्म ये होती है। उसके बाद ये करते हैं इसके अंदर डेफिसिट ऑफ सोशल रिसर्च है, मतलब इसके अंदर सोशल रिसर्च की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सिंपली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले, क्योंकि फाउंडर इसके मार्क्स थे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के। तो उसने उस वक्त की इकॉनमी को क्रिटिसाइज़ किया। दो कोर मार्क्सिज्म कॉन्सेप्ट सच एज फेटिशाइजेशन, कमोडिफिकेशन एंड रेटिफिकेशन पाव द वे फॉर अ डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। तो फेटिशाइजेशन, सिंपली इसका ये टर्म समझ लें कि ये बिलीव किया जाता था ना जानदार चीज़ें हैं, जो जानदार नहीं है उनके अंदर भी खुदा जो है वो हो सकता है। सिंपली आप समझ लें बुत परस्ती की बात की जा रही है। तो कमोडिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ प्रोडक्टिव मैनर में एक चीज़ को उसका आउटपुट लिया जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक लकड़ी का जो रेट है वो एक लेबर खरीदता है और उसको वो चीर के उससे टेबल बनाता है, तो लकड़ी के रेट को माइनस करके जितने में वो टेबल सेल हो रहा है उसमें से वो जो प्राइस, जो कीमत बच रही है, वो किसका हक है? लेबर का। पर उस दौर में ऐसा नहीं होता था, लेबर को सिर्फ बहुत कम कीमत अदा की जाती थी। तो ये कमोडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। इंस्पायरेशन ऑफ क्रिटिकल लीगल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी इंस्पायर्ड ग्रेटली बाय सिगमंड फ्रॉइड and Marx's theoretical formulation of the relationship between economic basis and ideological
सुपरस्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन हाउ पावर एंड डोमेन ऑपरेट। ठीक है, अब सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल मार्क्स ने जो इसकी इंस्पायरेशन है, जो जहाँ से क्रिटिकल लीगल थ्योरी को ज़्यादा पुश मिला है, वो यही है कि पावर की डोमेन को और फोकस किया गया पावर की डोमेन को और पावर कैसे ऑपरेट करती है। सिंपली आप ये समझ लें कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ और जो वन मैन आर्मी वन पार्टी रूल है उसके खिलाफ जो है ये। और उसके अलावा क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं मेन, वो आप देख लें, जॉर्ज लुकाक्स है, एंटोनियो ग्राम्सी है, ये पढ़ लीजिएगा, इन सब का रोल है। अब नाजिस का 5 नंबर पे इधर नेगेटिव रोल है। ठीक है, उसके अलावा अब इन सब के रोल्स आप पढ़ लें, लुकास एंड ग्राम्सी। अब इसका यही रोल है कि डेवलप थ्योरीज द एलोबरेट एंड कल्चरल आइडियोलॉजिकल साइड ऑफ पावर एंड डोमेन्स। सिंपली जो पावर एंड डोमेन का मैंने बताया, क्रिटिकल थ्योरी के अंदर हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, इवन जो कल्चर के अंदर इल्स थे उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो उन्होंने फ्रैंकफर्ट में सबसे पहले जो क्रिटिकल लीगल थ्योरी की शुरुआत की गई, द हार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर्स को इन्होंने हार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी करार दिया गया क्योंकि वहीं से शुरू हुआ। अब फेलिक्स वेल के जो एफर्ट हैं वो लाजमी बात है इंस्टीट्यूट को जो है डोनेशन दी थी इन्होंने, तो इनका भी नाम है। नाजिस एफर्ट ये था कि इन्होंने जो है जर्मनी से भगा दिया था यहूदियों को, तो ये मूव कर गए थे। कार्ल मार्क्स खुद भी मूव कर गया था। तो 1970 के अंदर सेकंड जनरेशन जो है दोबारा से क्रिटिकल थ्योरी को उभारा गया, उसको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और फिर उसको जर्मनी में लाया गया। पोस्ट हेबरमास जनरेशन। ठीक है, अब ये हेबरमास जनरेशन की जो पहले वाली है उसकी बात हो रही है। फ्रेजर एंड जियोजी, they have remained more sensible to classical social thinking by updating a critical research program on criticism of capitalism, life forms and social contestation। ठीक है, अब इन्होंने ज़्यादा वही कैपिटलिज्म को, जो कैपिटलिज्म वे ऑफ गवर्निंग था, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लाइफ फॉर्म्स को और सोशल कॉन्टेस्टेशन को। मतलब सोशल कॉन्टेस्टेशन आप समझ लें कि इसके अंदर जो जिस तरह स्ट्रेटिफाई किया जाता है सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, इस लिहाज से। लेटर जनरेशंस, ठीक है, कोई लेटर जनरेशन क्रिटिकल थ्योरी स्कॉलर पॉलिसीज अमंग दोज हु स्टडीड डायरेक्टली और एसोसिएटेड देयर कैरियर विद हेबरमास। तो हेबरमास की पहले वाली जनरेशन हमने पढ़ी 7th हेडिंग में। उसके बाद ये लेटर जनरेशन वो थी जिन्होंने अपना कैरियर का जो है वो हेबरमास के साथ अपना कैरियर जो है आगे बढ़ाया। तो सिंपली इंट्रोडक्शन जो है क्रिटिकल थ्योरी का ये डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल थ्योरी, मतलब जो सोसाइटी की जो पहले सोसाइटी को चलाने के लिए थ्योरीज जो फिलोसोफर्स या सोशियोलॉजिस्ट या जितने भी ये थे दिया करते थे, तो उनसे सबसे अलग थी। क्रिटिकल थ्योरी फर्स्ट कॉइंड, ये सिंपली इसकी बताया गया किसने कब हुई, 1937 में। क्रिटिकल थ्योरी एज अ कोड वर्ड ऑफ मार्क्सिज्म इंस्टीट्यूट। तो कोड वर्ड इसको यूज़ किया जाता था सिंपली क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी। ठीक है, तो लाजमी इसको इस तरह क्या कि पुराने दौर में नहीं बुलाया जा सकता था कि ये एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी है, ये एक बगावती थ्योरी है, तो इसको कोड वर्ड में यूज़ किया जाता था क्रिटिकल थ्योरी। एज अ फिलोसफिकल मूवमेंट, लाजमी बात है उस वक्त के जो फिलोसफर थे जो स्कॉलर्स थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के, तो उनकी तरफ से ही मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, तो इसलिए इसको फिलोसफिकल मूवमेंट कहा गया। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से क्रिटिकल लीगल थ्योरी क्या है, तो ब्लैक लॉ सिंपली ये डिफाइन करता है, सिंपली इस जो है इन्वर्टेड कामा में जो ये लिखी हुई टर्म, इसका ये है कि ये ठीक है लीगल सिस्टम के आइडिया को एडवांस करता है। क्या? इकोनॉमिक, रेस, जेंडर बाय यूजिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मतलब ये इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। रेस मतलब रेशियल इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी पे ये बात करता है। ठीक है, और ये जो पुराने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं लाइक रोमन स्टेट के अंदर हमें नज़र आते हैं कि जो लीडर्स होंगे, जो टायरेंट्स होंगे, उनको जो है जो साइशें हैं वो फ्रीली उनको दी जाएंगी, उनसे सिर्फ रूल करवाया जाएगा। और जो लेबर है वो लेबर उसको पीसा जाएगा, उसको सिर्फ खाने पीने का अशिया दी जाएंगी और उससे काम लिया जाएगा। तो इक्वालिटी नहीं है ना, तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब लीगल सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, अब ये कैंट की 18th सेंचुरी, मतलब ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो 19th सेंचुरी यूज ऑफ टर्म क्रिटिक इन कैंट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड मार्क्स कॉन्सेप्ट दैट इज वर्क एज कैपिटल फॉर्म क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल
इकॉनमी। तो कैंट ने भी पॉलिटिकल इकॉनमी को क्रिटिसाइज़ किया उस दौर की। A radical approach to jurisprudence that developed in USA in 1970 expresses as broadly Marxist critique of substantive doctrine of law, but draws a philosophical, literary criticism, psychoanalysis, लिंग्विस्टिक्स एंड सेमोनिस्टिक्स एज वेल एज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब ये इसके अंदर हर चीज़ ही आ रही है, लेकिन मेन जो है वो रेडिकल जिस तरह चीज़ें थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ को पसंद कर लेना, ठीक है, उसकी बेजा किसी चीज़ की तारीफ़ करना हालांकि वो इस चीज़ के लायक ना हो, मतलब जितने भी इल्स हैं इसके अंदर सारी चीज़ें अभी आ रही हैं। इसके अंदर फ़िलासफ़ी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स को मतलब किसी लैंग्वेज को बेजा प्रमोट करना, ठीक है, तो पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, सबको कैंट यूएसए के अंदर 1970s के अंदर कैंट और कार्ल मार्क्स के इस आइडिया को किया गया। अब क्रिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत और भी नाम मिल जाते हैं, तो बेसिकली हमारा फोकस है कि हम कार्ल मार्क्स की क्रिटिकल थ्योरी पे ही रहें। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, तो सिंपली इस तरह होगा, द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को डिस्कस करती है, सोसाइटी के इल्स को डिस्कस करती है। अब उसमें मुख्तलिफ इल्स आ जाते हैं जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया। इन्वॉल्वमेंट इन इंडिविजुअल, अब ये क्रिटिकल थ्योरी ऐसी है जो इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को पीछे नहीं रखती, सबको साथ लेके चलती है, ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, तो सबको इसके अंदर पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। अ न्यू सोशल थ्योरी, एक न्यू सोशल थ्योरी विद अ न्यू आइडिया, ठीक है, इससे पहले इस तरह की सोशल थ्योरी नहीं थी। क्रिटिसाइज वैलिडिटी क्लेम, वैलिड टाइम के लिए नहीं है बल्कि ये फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। उसके अलावा डिसिप्लिनरी डिस्कोर्स, आर्गिंग द मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमोडिटी, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमोडिटी, मनी वैल्यू फैट, इसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि ये हर दौर में ही इकोनॉमी, मतलब जितने भी इश्यूज़ हैं सोसाइटी के वो हर दौर में ही फेस होते हैं। तो ये वैलिडिटी क्लेम करती है अपनी टोटलिटी, मतलब ये हर जगह इसकी अप्लाई किया जा सकता है। इंट्रिंसिकली ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल, सिंपल, सिस्टमैटिक। अब इसको क्रिटिकल थ्योरी को नीचे जाके क्रिटिसाइज भी किया हुआ है सिस्टमैटिक मैनर में। तो क्रिटिकल थ्योरी इधर कहा गया कि सिस्टमैटिक है, इज देयरफॉर हैज़ अ मैंडेटरी फंक्शन फॉर द क्रिटिकल थ्योरिस्ट इंटीग्रेटिंग साइंस एंड फिलोसफी एंड मीडिएटिंग बिटवीन रिसर्च एंड थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन। अब ये कहा गया कि इसके अंदर जो है ना वो सिस्टमेटिक इसलिए क्योंकि इसको जो है बाद में चेंज किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, साइंस और फिलोसफी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, ठीक है ना, रिसर्च की जा सकती है इसके अंदर। उसके बाद मीडिएट डोमेन्स ऑफ रियलिटी। अब डोमेन्स ऑफ रियलिटी को मीडिएट करती है, मतलब रियलिटी बेस्ड नहीं है। उसके अलावा साइंटिसाइज अदर थ्योरीज, इससे बहुत सारी थ्योरीज ने जन्म लिया, कोई शक नहीं। बाद में मोटिवेटेड थ्योरी, ये एक न्यू आइडिया लेके आती है, लोगों को इमेंसिपेशन देती है, मतलब आज़ाद करती है उनको, इकोनॉमी की उनकी प्रॉब्लम हल करती है और बाकी सारे उसके इल्स सोसाइटी के हल करती है। तो ये एक मोटिवेटेड थ्योरी है। मैंस इमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी, सिंपली जब सोसाइटी के इल ख़त्म होंगे, पॉलिटिकल इल ख़त्म होंगे, इकोनॉमिकल, तो जो है इंसान तो गुलामी से आज़ाद होगा। सेल्फ रिफ्लेक्सिव एंड सेल्फ कंट्रोल, मतलब ये हमारी अपनी माशरे का अक्स देती है और सेल्फ कंट्रोल के बारे में जो है वो बताती है। रोल ऑफ फिलोसफी क्रिटिकल थ्योरी में बेशक जो सब में अहम किरदार है फिलोसफी का है, क्योंकि ये शुरू ही स्कॉलर से हुई थी, ठीक है। सब्सटेंसिव सोशल थ्योरी, मतलब सोसाइटी को सब्सटेंटिव, सोसाइटी के लिए सब्सटेंटिव इस मैनर में कि ये जो सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए इसके अंदर जो है मौजूद है मटेरियल। प्रोड्यूस बाय न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जिस तरह क्रिटिकल थ्योरी कोई ऐसी खास थ्योरी नहीं है जिसके अंदर जो है वो उस वक्त इस दौर के लिए, जिस तरह सोसाइटी के इल्स में इजाफा हो रहा है, जिस तरह इल चेंज हो रहे हैं, उसी इल्स को जो क्रिटिसाइज कर रही है वो क्रिटिकल थ्योरी है। बेशक वो मौजूदा दौर की इकॉनमी को भी क्रिटिसाइज कर रही है, पिछले दौर की भी, लेकिन कर किसको क्रिटिसाइज रही है? इकॉनमी को। तो उस इकॉनमी की प्रॉब्लम, कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत तरह की होती हैं। तो प्रोड्यूस बाय न्यू फॉर्म टेक्नोलॉजी, सो सिंपली इट इज़ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एवरी टाइम इन एवरी इरा। अब डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, एम्बिवेलेंस कंसर्निंग अल्टीमेट सोर्सेज, काज राइज ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ सोशल डोमेन्स। अब अल्टीमेट सोर्सेज मतलब
इसके मुराद इज अ सर्टेन एम्बिवेलेंस कंसर्निंग द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सोशल डिमांड एंड एम्बिवेलेंस विच गिव राइज टू परमिशन ऑफ न्यू क्रिटिकल थ्योरी ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन इमेंसिपेशन एंड फ्रीडम। अब जिस तरह ये भी वही बात कर रहा है, फ्रीडम और एमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी की बात कर रहा है, तो कंसर्निंग अल्टीमेट थ्योरी इस हिसाब से है कि ये सब जितने भी इल्स क्योर कर रहे हैं हम सोसाइटी के, सब के मतलब सब चीज़ें सॉल्व करके दे रही है अल्टीमेटली, कवर ऑल ओवर द इल्स ऑफ सोसाइटी, सिंपली यू कैन से दैट। ठीक है, काज एंड राइज ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ सोशल डोमेन्स, मतलब इसके बाद जो है सोशल डोमेन्स में जो है मतलब जो न्यू चीज़ें हैं सोसाइटी के बारे में पता चली। ठीक है, कैपिटलिज्म फॉर्म में आया, उसके बाद बहुत और सारी चीज़ें जो है गुड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी इसके बाद इससे ही ड्राइव हुई। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन कल्चरल थ्योरी अपेंडिक्स इन रेफरेंस टू क्रिटिसिज्म, तो सिंपली इसका क्रिटिसिज्म कर देना, डेफिसिट ऑफ सोशल रिसर्च, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर सोशल रिसर्च का डेफिसिट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। लेक ऑफ एलोबरेशन ऑफ न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, अब न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इसके अंदर है नहीं, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी पुरानी है, फिलोसफर पुराने थे। तो अब जो न्यू मुआशरे के हिसाब से अब ये क्रिटिक्स बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स इस तरह ही बात करेंगे कि न्यू सोसाइटी के हिसाब से इसके अंदर कोई सी बात नहीं जो न्यू सोसाइटी को क्रिटिसाइज करे। तो इनसफिशिएंसी ऑफ थ्योरेटिकल अकाउंट ऑफ कंटेम्परेरी डेवलपमेंट, तो थ्योरेटिकल अकाउंट मतलब थ्योरेटिकल अकाउंट तो है इसके अंदर, ठीक है, पर कॉन्टेम्परेरी डेवलपमेंट के बारे में इसकी कोई वो नहीं है कि ये प्रैक्टिकली कहीं भी अप्लाई नहीं होती, सिर्फ एक फ़िलासफ़िकल थ्योरी है। ठीक है, तो ये इनसफिशेंट है प्रैक्टिकली। तो पर्पस ऑफ क्रिटिकल थ्योरी सिंपली जो हमने बात की है, इल्स को क्योर करना, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको, जितनी भी सोसाइटी में इल्स हैं उनको हाईलाइट करना। उसके बाद सिंपल कंक्लूजन इसका होगा, जिस तरह हम ऊपर से हर चीज़ डिस्कस करके आए हैं, सिंपली कंक्लूड कर दीजिएगा खुद से। तो ये थी क्रिटिकल लीगल थ्योरी। शुक्रिया।